लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी एक एसएससी का अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करने का पर्पस में वो कंसर्न एसएससी का टोटल इनकम को एट फर्स्ट कंप्यूट करना होता है एंड देन वो टोटल इनकम में कौन सा सारा स्पेशल इनकम इंक्लूडेड है उसको आइडेंटिफाई करके एक्सक्लूड करना होता है। देन वो एक एक स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में एप्लीकेबल टैक्स रेट को अप्लाई करते हुए टैक्स ऑन स्पेशल इनकम को कंप्यूट किया जाता है। फिर टोटल इनकम में से सारा स्पेशल इनकम को एक्सक्लूड करने के बाद जो रिमेनिंग फिगर रह जाता है और रिमेनिंग फिगर को हम लोग कॉल करता है एज नॉर्मल इनकम एंड वो नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में भी एप्लीकेबल टैक्स रेट को अप्लाई करते हुए टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम को कंप्यूट किया जाता है। तो टैक्स ऑन स्पेशल इनकम फर्स्ट कंप्यूट किया जाता है एंड देन टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम को कंप्यूट किया जाता है। फिर टैक्स ऑन स्पेशल इनकम एंड टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम को एग्रीगेट करके जो एग्रीगेट फिगर को डेराइव किया जाता है वो एग्रीगेट फिगर को हम लोग कॉल करता है एज बेसिक टैक्स। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि जो भी कंसर्न्ड एसएससी को लेकर हम लोग डिस्कशन कैरी ऑन कर रहे थे वो कंसर्न्ड एसएससी अगर नंबर ए पीबीएस या 22-23 के रेस्पेक्ट में कैटेगराइज्ड हो गया एज रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का एसएससी एंड नंबर बी अगर वो रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का एसएससी का पीबीएस या 22-23 के रेस्पेक्ट में टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख मतलब अप टू ₹5 लाख तक है तो इन दैट केस वो रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का एसएससी अपना बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में पीबीएस या 22-23 के रेस्पेक्ट में रिबेट का एडवांटेज क्लेम करने के लिए एलिजिबल बन जाता है। रिबेट का एडवांटेज वो क्लेम कर पाएंगे एज पर सेक्शन नंबर 87A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड सेक्शन नंबर 87A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिबेट का क्वांटम बता रहे कि बेसिक टैक्स का फिगर और ₹12,500 व्हिच एवर इज लेस उतना क्वांटम तक मैक्सिमम रिबेट का एडवांटेज क्लेम कर पाएंगे और रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का एसएससी। बात क्लियर हो गया? देखिए वही सारा बात लिखा गया है। मतलब एक बात हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि रिबेट का क्वांटम कभी भी बेसिक टैक्स को क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि रिबेट का क्वांटम कैसा डिटरमाइन हो रहे थे? रिबेट का क्वांटम डिटरमाइन हो रहे थे बेसिक टैक्स और ₹12,500 व्हिच एवर इज लेस। क्लियर? अच्छा रिबेट का एडवांटेज क्लेम करने के लिए कौन एलिजिबल है? रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का एसएससी अगर पीबीएस या 22-23 के रेस्पेक्ट में अप टू ₹5 लाख तक टोटल इनकम अर्न किया तो वो रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का एसएससी रिबेट का एडवांटेज क्लेम करने के लिए एलिजिबल बनता है। आइए स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा गया है, हेडिंग को स्टडी कीजिए। हेडिंग में लिखा गया है रिबेट ऑफ अप टू ₹12,500 तो मैक्सिमम रिबेट का क्वांटम क्लेम किया जा सकता है ₹12,500 उससे ज्यादा रिबेट क्लेम नहीं किया जा सकता है एज पर सेक्शन नंबर 87A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। नेक्स्ट रिबेट क्लेम करने के लिए एलिजिबल कौन है? देखिए लिखा गया है रिबेट ऑफ अप टू ₹12,500 फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैविंग टोटल इनकम ऑफ अप टू ₹5 लाख। तो कोई एक रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का एसएससी का पीबीएस या 22-23 के रेस्पेक्ट में टोटल इनकम अगर अप टू ₹5 लाख है तो इन दैट केस वो रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का एसएससी अपना बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में रिबेट का एडवांटेज को क्लेम करने के लिए एलिजिबल बनता है एज पर सेक्शन नंबर 87A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आइए डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा गया है सेक्शन नंबर 87A प्रोवाइड्स अ रिबेट फ्रॉम द टैक्स पेबल बाय एन एसएससी। फ्रॉम द टैक्स पेबल का मतलब बेसिकली यहाँ पे बेसिक टैक्स के बारे में बात किया जा रहा है। क्लियर? बेसिक टैक्स। तो रिबेट का एडवांटेज कौन सा एसएससी को प्रोवाइड किया जाएगा? देखिए लिखा गया है बाय एन एसएससी बीइंग an individual resident in India whose total income does not exceed ₹5 lakhs। क्लियर? नेक्स्ट रिबेट का क्वांटम ए को काट दीजिए। देखिए लिखा जा रहा है द रिबेट शैल बी इक्वल टू दी पैराग्राफ चेंज करोगे, पैराग्राफ चेंज करने के बाद ए वाला पॉइंट स्टार्ट होगा। अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम फॉर एनी असेसमेंट ईयर इन आवर कॉन्टेक्स्ट असेसमेंट ईयर 23-24 दैट इज रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 22-23। तो आप कैसे स्टडी कर रहे हो? द रिबेट शैल बी इक्वल टू दी पैराग्राफ चेंज होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में ए वाला पॉइंट स्टार्ट हो रहा है अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल। अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल का मतलब बेसिक टैक्स के बारे में बात किया जा रहा है ऑन द टोटल इनकम फॉर एनी असेसमेंट ईयर इन आवर कंटेक्स्ट असेसमेंट ईयर 23-24। और बी में क्या लिखा जा रहा है? अन अमाउंट ऑफ ₹12,500। फिर पैराग्राफ चेंज होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में दिस पर्टिकुलर लाइन होगा whichever is less। क्लियर?
whichever is less, ब्रैकेट में लिखा गया है रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अलाउड फ्रॉम टैक्स पेबल बिफोर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स। इसका मतलब रिबेट का एडवांटेज को प्रोवाइड किया जाएगा बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में। देखो बेसिक टैक्स के साथ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड मत करो, बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में रिबेट को क्लेम करो। क्लेम करने के बाद जो डायरेक्ट फिगर होगा वो डायरेक्ट फिगर के साथ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड करना होता है। तो पहले हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड मत करो, इसके बारे में ब्रैकेट में लिखा गया है। तो बेसिकली क्वांटम के बारे में आप क्या याद रखोगे, प्रीवियस ईयर 22-23 दैट इज असेसमेंट ईयर 23-24 के रेस्पेक्ट में अगर कोई एक इंडिविजुअल रेसिडेंट कैटेगरी का असेसी आफ्टर रुपीज 5 लाख टोटल इनकम अर्न करे, देन वो टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो बेसिक टैक्स कंप्यूट होगा वो बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में वो रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का असेसी रिबेट का एडवांटेज क्लेम कर पाएंगे। रिबेट का क्वांटम होगा बेसिक टैक्स और रुपीज 12,500 व्हिचएवर इज लेस, दैट इज मैक्सिमम रुपीज 12,500 तक रिबेट का एडवांटेज को क्लेम किया जा सकता है एज पर सेक्शन नंबर 87A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। नाउ नेक्स्ट एक टेबल प्रोवाइड किया गया है, टेबल में एक नोट प्रोवाइड किया गया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट। अब स्टडी करो, देखो क्या लिखा गया है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज हाउएवर नॉट अवेलेबल in respect of tax payable at the rate 10% on long-term capital gains taxable under section 112A. And in this context आपको एक important point में ध्यान देना पड़ेगा, that is हम लोग जो बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में रिबेट का एडवांटेज क्लेम कर रहे हैं एज पर सेक्शन नंबर 87A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो बेसिक टैक्स में कौन सा सारा एलिमेंट्स इंक्लूडेड रहता है, बेसिक टैक्स कौन से सारा एलिमेंट्स को लेकर कंसिस्ट होता है। अब बताओगे, एक तो टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, दूसरा टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि अगर वो जो टैक्स ऑन स्पेशल इनकम है उसमें ऐसा कोई टैक्स इंक्लूडेड है जो टैक्स को कंप्यूट किया गया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में सेक्शन नंबर 112A के अनुसार एट द रेट ऑफ 10% टैक्स को इम्पोज करते हुए, देन वो 112A वाला जो टैक्स का फिगर है वो टैक्स का फिगर को बेसिक टैक्स में से एक्सक्लूड कर दो और रिमेनिंग जो बेसिक टैक्स का फिगर रहेगा वो रिमेनिंग बेसिक टैक्स का फिगर के अगेंस्ट में आप क्लेम करो रिबेट का एडवांटेज एज पर सेक्शन नंबर 87A। प्रैक्टिकल चैलेंज सॉल्व करने के टाइम में ये ज्यादा समझ में आएगा, फिर भी हम और एक बार बता रहे। देखो जो बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में रिबेट का एडवांटेज सेक्शन नंबर 87A के अनुसार क्लेम किया जा रहा है वो बेसिक टैक्स कौन सा सारा एलिमेंट्स को लेकर कंसिस्ट होता है। अब बताओगे, एक तो टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, दूसरा टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि वो जो टैक्स ऑन स्पेशल इनकम है उसमें ऐसा कोई टैक्स का फिगर इंक्लूडेड है क्या जो टैक्स का फिगर को कंप्यूट किया गया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में सेक्शन नंबर 112A के अनुसार एट द रेट ऑफ 10% टैक्स रेट को इंपोज करते हुए। अगर है तो ऐसा सिचुएशन में वो सेक्शन नंबर 112A के अनुसार जो टैक्स का फिगर को कंप्यूट किया गया था वो टैक्स का फिगर को एक्सक्लूड कर दो बेसिक टैक्स में से। जो रिमेनिंग बेसिक टैक्स का फिगर रहेगा वो रिमेनिंग बेसिक टैक्स का फिगर के अगेंस्ट में आप क्लेम करो रिबेट का एडवांटेज को। क्लियर? एंड नेक्स्ट हम लोग सरचार्ज रिगार्डिंग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बेसिकली सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए रेवेन्यू कलेक्शन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स कंसिडर किया जाता है। नाउ व्हाट आई हैव सेड सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स, मतलब कोई भी एसएससी एट फर्स्ट प्रीवियस ईयर 22-23 के रेस्पेक्ट में अपना टोटल इनकम को कंप्यूट करेगा। हाँ ऑब्वियसली वो टोटल इनकम में हो सकता है कि केवल स्पेशल इनकम इंक्लूडेड है और हो सकता है कि केवल नॉर्मल इनकम इंक्लूडेड है और हो सकता है वो टोटल इनकम में स्पेशल इनकम एज वेल एज नॉर्मल इनकम दोनों कॉम्बिनेशन में इंक्लूडेड है। एज द केस में भी वो टोटल इनकम के अगेंस्ट में एसएससी एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स को अप्लाई करते हुए अपना बेसिक टैक्स को कंप्यूट करेगा। एंड देन अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल रेट ऑफ सरचार्ज को बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में अप्लाई करते हुए एसएससी अपना सरचार्ज को कंप्यूट करेगा एंड देन बेसिक टैक्स के साथ सरचार्ज को ऐड करेगा। आई रिपीट, एट फर्स्ट कोई भी एसएससी प्रीवियस ईयर 22-23 के रेस्पेक्ट में अपना टोटल इनकम को कंप्यूट करेगा। हाँ हो सकता है वो टोटल इनकम में केवल स्पेशल इनकम इंक्लूडेड है और हो सकता है वो टोटल इनकम में केवल नॉर्मल इनकम इंक्लूडेड है और हो सकता है वो टोटल इनकम में स्पेशल इनकम एज वेल एज नॉर्मल इनकम दोनों कॉम्बिनेशन में इंक्लूडेड है। एज द केस में भी वो टोटल इनकम के अगेंस्ट में एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स को अप्लाई करते हुए अपना बेसिक टैक्स को कंप्यूट करेगा एंड देन अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल रेट ऑफ सरचार्ज को बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में अप्लाई करते हुए अपना सरचार्ज को कंप्यूट करेगा एंड देन कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के साथ कंप्यूटेड सरचार्ज को ऐड करेगा। इसीलिए आई हैव सेड सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स।
सरचार्ज एक टैक्स ऑन टैक्स होता है। नाउ आपका माइंड में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज कर रहे कि आपने तो बता दिया कि सरचार्ज एप्लीकेबल होने में एप्लीकेबल रेट ऑफ सरचार्ज को अप्लाई किया जाएगा बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में, बट सरचार्ज एप्लीकेबल कब होता है? देखो, सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी डिपेंड करता है टोटल इनकम के ऊपर। लॉ में करने अलग अलग एसएससी के लिए अलग अलग टोटल इनकम का स्पेसिफाइड लिमिट बता दिया। वो लिमिट क्रॉस करने में वो रेस्पेक्टिव एसएससी का बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में एप्लीकेबल रेट ऑफ सरचार्ज को अप्लाई किया जाएगा। तो सरचार्ज का रेट को अप्लाई किया जा रहा है बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में, बट सरचार्ज एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड कर रहा है टोटल इनकम के ऊपर। अगर टोटल इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट जो लॉ मेकर ने बता दिया वो लिमिट क्रॉस करे तो सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाता है, बट एप्लीकेबल होने में सरचार्ज को टोटल इनकम के अगेंस्ट में अप्लाई नहीं किया जाएगा, सरचार्ज को अप्लाई किया जाएगा बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में। बात आपको समझ में आया? इसीलिए आई हैव सेड सरचार्ज इज ए टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स इंपोज किया जा रहा है। सरचार्ज इज ए टैक्स ऑन टैक्स। एंड नेक्स्ट हम लोग अलग अलग एसएससी के रेस्पेक्ट में सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी का कंटेक्स्ट को डिटेल में स्टडी एंड एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। एट फर्स्ट हम लोग इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड एजीपी वाला एसएससीज को लेकर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। दिस 5 प्रकार का एसएससीज का सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी का कंटेक्स्ट एंड बेसिस सेम है, इसीलिए ये 5 प्रकार का एसएससीज को लेकर हम लोग एक साथ डिस्कशन कैरी ऑन करेंगे। बट एक बात ध्यान देना पड़ेगा, जब एओपी का बात हम लोग कर रहे हैं, अदर देन वो एओपी जो एओपी में केवल कंपनीज मेंबर्स है, क्योंकि अगर कोई ऐसा एओपी है जो एओपी में केवल कंपनीज मेंबर्स है, वो एओपी का सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी का बेसिस एंड कंटेक्स्ट अलग होता है, उसको लेकर हम लोग सेपरेट डिस्कशन कैरी ऑन करेंगे। क्लियर? वही बात लिखा गया है, फॉलो कीजिए। देखिए, सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स, तो सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स दैट इज टैक्स ऑन टैक्स, दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट को लेकर हम लोग डिस्कशन कैरी ऑन कर रहे हैं। नाउ इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड एजीपी, दिस 5 प्रकार का एसएससीज के रेस्पेक्ट में जो सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी का कंटेक्स्ट और बेसिस उससे में, इसलिए 5 प्रकार का एसएससीज को लेकर हम लोग एक साथ डिस्कशन कैरी ऑन करेंगे। बट यहाँ पे और एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि जब एओपी का बात हम लोग कर रहे हैं, एओपी में से एक्सक्लूड कर दो ऐसा एओपी को जो एओपी में केवल कंपनीज मेंबर्स है, ऐसा एओपी को एक्सक्लूड कर दो दिस पर्टिकुलर डिस्कशन से जो एओपी में केवल कंपनीज मेंबर्स है, क्योंकि अगर एओपी में केवल कंपनीज मेंबर्स है उसका सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी का कंटेक्स्ट एंड बेसिस अलग होता है, तो उसको लेकर हम लोग बाद में सेपरेट डिस्कशन कैरी ऑन करेंगे। क्लियर? देखो, इस सारा बात लिखा गया है इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजीपी, बट एओपी में से एक्सक्लूड कर दो, देखो लिखा गया है अदर देन एन एओपी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कंपनीज एज मेंबर्स। क्लियर? तो ऐसा टाइप का एओपी जो एओपी में केवल कंपनीज मेंबर्स है, ऐसा टाइप का एओपी को एक्सक्लूड करते हुए रिमेनिंग जो एओपी है, रिमेनिंग एओपी के बारे में बात किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस डिस्कशन। नाउ दिस 5 प्रकार का एसएससीज के रेस्पेक्ट में सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी का कंटेक्स्ट एंड बेसिस क्या है, बात किया जा रहा है कि अगर प्रीवियस ईयर 22-23 के रेस्पेक्ट में अप टू ₹50 लाख टोटल इनकम अर्न किया जाए तो सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। इसीलिए देखो, रेट स्पेसिफाई किया गया नील, मतलब अप टू ₹50 लाख टोटल इनकम अर्न करने में सरचार्ज का रेट एप्लीकेबल हो रहा है नील, तो सरचार्ज एप्लीकेबल हो ही नहीं रहा है। क्लियर? अच्छा, अगर मोर देन 50 लाख बट अप टू ₹1 करोड़ तक टोटल इनकम अर्न किया जाए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, तो इन दैट केस सरचार्ज एप्लीकेबल होगा एट द रेट ऑफ 10%। तो नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन अराइज करेगा कि 10% ऑन होम, देखिए लिखा गया है 10% ऑफ टैक्स, मतलब 10% ऑफ बेसिक टैक्स। तो अगर जो 5 प्रकार का एसएससीज को लेकर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट किया है, वो 5 प्रकार का एसएससीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 टोटल इनकम अर्न करे अप टू ₹50 लाख, इन दैट सिचुएशन सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर वो 5 प्रकार का एसएससीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 टोटल इनकम अर्न करे मोर देन ₹50 लाख बट अप टू ₹1 करोड़, इन दैट सिचुएशन सरचार्ज एप्लीकेबल होगा 10% रेट पे, 10% ऑफ बेसिक टैक्स। नेक्स्ट, अगर वो 5 प्रकार का एसएससीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 टोटल इनकम अर्न करे more than ₹1 crore but up to ₹2 crore, in that situation surcharge applicable होगा 15% रेट पे, 15% ऑफ बेसिक टैक्स। नेक्स्ट, अगर वो 5 प्रकार का एसएससीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 टोटल इनकम अर्न करे मोर देन ₹2 करोड़ बट अप टू ₹5 करोड़, इन दैट सिचुएशन सरचार्ज एप्लीकेबल होगा 25% रेट पे,
25% ऑफ बेसिक टैक्स। नेक्स्ट, अगर वो 5 पकड़ का असेसेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 टोटल इनकम अर्न करे मोर देन ₹5 करोड़, इन दैट सिचुएशन सरचार्ज एप्लीकेबल होगा 37% रेट पे, 37% ऑफ बेसिक टैक्स। देखिए रेट वगैरह आपको मिला 10%, 15%, 25%, 37%। मैंने क्या बताया, याद रखना पड़ेगा, लर्न कर लो। अगर वो 5 पकड़ का असेसेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 टोटल इनकम अर्न करे अप टू ₹50 लाख, मेरा साथ साथ बताओ, अप टू ₹50 लाख, तो इन दैट सिचुएशन सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर वो 5 पकड़ का असेसेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 टोटल इनकम अर्न करे मोर देन ₹50 लाख अप टू ₹1 करोड़, इन दैट सिचुएशन सरचार्ज एप्लीकेबल होगा 10% रेट पे। नेक्स्ट, अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 वो 5 पकड़ का असेसेस टोटल इनकम अर्न करे मोर देन ₹1 करोड़ बट अप टू ₹2 करोड़, इन दैट सिचुएशन सरचार्ज एप्लीकेबल होगा 15% रेट पे। नेक्स्ट, अगर वो 5 पकड़ का असेसेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 टोटल इनकम अर्न करे मोर देन ₹2 करोड़ बट अप टू ₹5 करोड़, इन दैट सिचुएशन सरचार्ज एप्लीकेबल होगा 25% रेट पे। नेक्स्ट, अगर वो 5 पकड़ का असेसेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 टोटल इनकम अर्न करे मोर देन ₹5 करोड़, इन दैट सिचुएशन सरचार्ज एप्लीकेबल होगा 37% रेट पे। क्लियर? तो एप्लीकेबल रेट ऑफ सरचार्ज 10% बोलो, 15% बोलो, 25% बोलो और 37% बोलो। हर एक केस में एप्लीकेबल रेट ऑफ सरचार्ज को ऑलवेज अप्लाई किया जाता है अगेंस्ट बेसिक टैक्स, नॉट अगेंस्ट टोटल इनकम। देखो सरचार्ज एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा वो जैसा डिपेंड करता है असेसी का टोटल इनकम के ऊपर, ठीक उसी तरीके से सरचार्ज एप्लीकेबल होने में कौन सा रेट पे एप्लीकेबल हो रहे वो भी डिपेंड करता है असेसी का टोटल इनकम के ऊपर। बट सरचार्ज एप्लीकेबल होने में जो भी रेट पे वो एप्लीकेबल हो रहे डिपेंडिंग ऑन द टोटल इनकम ऑफ द असेसी, वो एप्लीकेबल रेट ऑफ सरचार्ज को कभी भी अप्लाई नहीं किया जाता है अगेंस्ट टोटल इनकम ऑफ द असेसी। वो एप्लीकेबल रेट ऑफ सरचार्ज को ऑलवेज अप्लाई किया जाता है अगेंस्ट बेसिक टैक्स ऑफ द असेसी। आई रिपीट, सरचार्ज एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा वो जैसा डिपेंड करता है असेसी का टोटल इनकम के ऊपर, ठीक उसी तरीके से सरचार्ज एप्लीकेबल होने में कौन सा रेट पे एप्लीकेबल हो रहे वो भी डिपेंड करता है असेसी का टोटल इनकम के ऊपर। तो अगर सरचार्ज एप्लीकेबल हो रहे, जो भी रेट पे सरचार्ज एप्लीकेबल हो रहे डिपेंडिंग ऑन द टोटल इनकम ऑफ द असेसी, एप्लीकेबल रेट ऑफ सरचार्ज को ऑलवेज अप्लाई किया जाता है अगेंस्ट बेसिक टैक्स ऑफ द असेसी, नॉट अगेंस्ट टोटल इनकम ऑफ द असेसी। ये बात ध्यान देना पड़ेगा। देखो वो जो 25% एंड 37% ये दोनों रेट है ना, दोनों रेट का बगल में एक साइन स्पेसिफाई किया गया है। देखो एक हैश साइन स्पेसिफाई किया गया है, आपको मिला, दोनों रेट का बगल में हैश साइन है। हैश साइन का मतलब क्या है, नीचे डाला गया है। नीचे वाला पैराग्राफ को स्टडी करो, देखो लिखा गया है वेयर द टोटल इनकम इंक्लूड्स नंबर 1 डिविडेंड, सेकंड एनी इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 111A, 112 एंड 112A। अगर असेसी का टोटल इनकम में ये 4 इनकम इंक्लूडेड है, कौन से 4 इनकम, डिविडेंड इनकम, सेक्शन नंबर 111A वाला इनकम, सेक्शन नंबर 112 वाला इनकम, सेक्शन नंबर 112A वाला इनकम। क्लियर? एंड नाउ आउट ऑफ ऑल दिस 4 टाइप्स ऑफ इनकम, सेक्शन नंबर 111A में फॉल करने वाला जो इनकम है, सेक्शन नंबर 112 में फॉल करने वाला जो इनकम है एंड सेक्शन नंबर 112A में फॉल करने वाला जो इनकम है, ऑल दिस 3 टाइप्स ऑफ इनकम को ऑलवेज कंसिडर किया जाता है एज स्पेशल इनकम। एंड रिमेनिंग जो एक इनकम रह गया है दैट इज डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम को एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में कंसिडर किया जाता है एज स्पेशल इनकम। वो पर्टिकुलर सर्कमस्टांस को छोड़ के और कोई भी सर्कमस्टांस में डिविडेंड इनकम को ऑलवेज कंसिडर किया जाता है एज नॉर्मल इनकम। तो आपका माइंड में डेफिनेटली क्वेश्चन अराइज करता है कि कौन सा वो पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में डिविडेंड इनकम को स्पेशल इनकम कंसिडर किया जाता है। ये तो हम लोग डिविडेंड चैप्टर में, मतलब IFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस चैप्टर में डिटेल में स्टडी किया था कि अगर स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से डिविडेंड का फ्लो जा रहा है इंडियन कंपनी की तरफ, स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी का मतलब ऐसा कोई फॉरेन कंपनी जो फॉरेन कंपनी में एक पर्टिकुलर इंडियन कंपनी एटलीस्ट 26% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड करता है, तो वो पर्टिकुलर इंडियन कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में वो फॉरेन कंपनी को स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी कंसिडर किया जाता है। तो अगर स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर, डिस्ट्रीब्यूट और पे करे, चाहे कोई भी डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड हो सकता है, फाइनल डिविडेंड हो सकता है और डिम डिविडेंड भी हो सकता है, सेक्शन नंबर 222A से सेक्शन नंबर 222E वाला। तो अगर स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर, डिस्ट्रीब्यूट और पे कर रहे, वो डिविडेंड का रेसिपिएंट तो इंडियन कंपनी एज ए शेयर होल्डर बनेंगे। तो इंडियन कंपनी के लिए
वो स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से फ्लो होने वाला डिविडेंड एक स्पेशल इनकम कंसिडर किया जाएगा। उस स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में सेक्शन नंबर 115 बीबीडी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 15% रेट पे टैक्स इंपोज करने के बारे में बात करता है। देखो 15% मैंने रेट ऑफ टैक्स बताया, सरचार्ज नहीं बताया, 15% रेट ऑफ टैक्स बताया। तो अगर डिविडेंड का फ्लो स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से इंडियन कंपनी की तरफ जा रहे, इंडियन कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में वो डिविडेंड को स्पेशल इनकम कंसिडर किया जाता है। एंड और कोई भी सर्कमस्टेंस, दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस को छोड़ के और कोई भी सर्कमस्टेंस में डिविडेंड इनकम को ऑलवेज नॉर्मल इनकम कंसिडर किया जाता है। क्लियर? डिविडेंड का फ्लो कहीं से भी आ रहा है और किसी के पास भी आ रहा है, दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस को छोड़ के और कोई भी सर्कमस्टेंस में डिविडेंड इनकम को ऑलवेज नॉर्मल इनकम कंसिडर किया जाता है। देखो जो पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में हम लोग डिस्कशन को कैरी ऑन कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में डिविडेंड इनकम नॉर्मल इनकम है कि स्पेशल इनकम है? डिविडेंड इनकम रिसीव कौन कर रहा है? डिविडेंड इनकम को रिसिप्ट कर रहे इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एओपी, बीवाई एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। तो ऐसा सिचुएशन में डिविडेंड इनकम को ऑलवेज कंसीडर किया जाएगा नॉर्मल इनकम। तो जो 4 टाइप्स ऑफ इनकम का नाम यहाँ पे लिया गया है, उसमें से डिविडेंड इनकम को नॉर्मल इनकम कंसीडर किया जाएगा एंड रिमेनिंग 3 टाइप्स ऑफ इनकम सेक्शन नंबर 111A में फॉल करने वाला इनकम, सेक्शन नंबर 112 में फॉल करने वाला इनकम एंड सेक्शन नंबर 112A में फॉल करने वाला इनकम को कंसीडर किया जाएगा एज स्पेशल इनकम। क्लियर? And out of all these 5 types of assets, that is individual, HUF, AOP, BY and AGP, out of all these 5 types of assets, कोई भी एक प्रकार का असेसी का अगर प्रीवियस ईयर 22-23 का टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग 4 प्रकार का इनकम, तो कौन सा 4 प्रकार का इनकम को हम लोग टोटल इनकम से एक्सक्लूड कर रहे हैं? नंबर 1 डिविडेंड इनकम, सेकंड सेक्शन नंबर 111A वाला इनकम, थर्ड सेक्शन नंबर 112 वाला इनकम एंड फोर्थ सेक्शन नंबर 112A वाला इनकम। तो टोटल इनकम से हम लोग 4 इनकम को एक्सक्लूड कर दिया। नंबर 1 डिविडेंड इनकम को एक्सक्लूड कर दिया, सेकंड सेक्शन नंबर 111A वाला इनकम को एक्सक्लूड कर दिया, थर्ड सेक्शन नंबर 112 वाला इनकम को एक्सक्लूड कर दिया एंड फोर्थ सेक्शन नंबर 112A वाला इनकम को एक्सक्लूड कर दिया। तो अगर वो 5 प्रकार का असेसेस में से कोई भी एक प्रकार का असेसे का प्रीवियस ईयर 22-23 का रिमेनिंग टोटल इनकम मतलब टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग वो 4 प्रकार का इनकम। क्लियर? रिमेनिंग टोटल इनकम का फिगर अगर ₹2 करोड़ क्रॉस करे बट अप टू ₹5 करोड़ रहे, ऐसा सिचुएशन में वो कंसर्न असेसी का रिमेनिंग टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड होगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23, वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 25% रेट पे सरचार्ज इंपोज किया जाएगा। आई रिपीट, वो 5 प्रकार का असेसेस में से कोई भी एक प्रकार का असेसी का अगर प्रीवियस ईयर 22-23 का रिमेनिंग टोटल इनकम का फिगर ₹2 करोड़ क्रॉस करे बट अप टू ₹5 करोड़ रहे, ऐसा सिचुएशन में वो कंसर्न असेसी का रिमेनिंग टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड होगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23, वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 25% रेट पे सरचार्ज इंपोज किया जाएगा। क्लियर? अच्छा, मानो कि वो 5 प्रकार का असेसेस में से कोई भी एक प्रकार का असेसी का प्रीवियस ईयर 22-23 का रिमेनिंग टोटल इनकम का फिगर ₹5 करोड़ कॉस्ट किया, ऐसा सिचुएशन में वो कंसर्न असेसी का रिमेनिंग टोटल इनकम के अगेंस्ट में, रिमेनिंग टोटल इनकम मतलब टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग वो 4 प्रकार का इनकम, रिमेनिंग टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड होगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23, वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 37% रेट पे सरचार्ज इंपोज किया जाएगा। क्लियर? तो देखो टोटल इनकम को बेसिकली हम लोग 2 डिवीजन में डिवाइड कर दिया। एक तो टोटल इनकम में से वो 4 प्रकार का इनकम को एक्सक्लूड करके अलग रख दिया एंड रिमेनिंग टोटल इनकम का फिगर को हम लोग अलग रख दिया। देन रिमेनिंग टोटल इनकम का फिगर के ऊपर बेस्ड करके हम लोग जज कर रहे थे कि सरचार्ज का रेट कितना अप्लीकेबल होगा। अगर रिमेनिंग टोटल इनकम का फिगर फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 क्रॉस किया ₹2 करोड़ बट अप टू ₹5 करोड़ है, ऐसा सिचुएशन में वो कंसर्न असेसी का रिमेनिंग टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड हुआ था फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23, वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 25% रेट पे सरचार्ज हम लोग इंपोज किया था। क्लियर? बट अगर वो 5 प्रकार का असेसेस में से कोई भी एक प्रकार का असेसी का प्रीवियस ईयर 22-23 का रिमेनिंग टोटल इनकम का फिगर ₹5 करोड़ कॉस्ट किया, ऐसा सिचुएशन में वो कंसर्न असेसी का रिमेनिंग टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड हुआ था फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23, वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में हम लोग 37% रेट पे सरचार्ज इंपोज किया था। क्लियर? अच्छा देखो,
अगर आपका माइंड में क्वेश्चन अराइज कर रहे कि रिमेनिंग टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड हुआ था वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी का कंटेक्स्ट आपने डिस्कस किया, बट वो जो 4 प्रकार का इनकम जिसको आपने एक्सक्लूड किया था टोटल इनकम से, वो 4 प्रकार का इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड होगा वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी का कंटेक्स्ट तो आपने अभी तक नहीं बताया। देखो वो 4 प्रकार का इनकम को एग्रीगेट करो एंड देखो वो एग्रीगेट फिगर अगर फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 और ₹50 लाख तक है, ऐसा सिचुएशन में वो 4 प्रकार का इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड होगा वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में नील रेट पे सरचार्ज इंपोज किया जाएगा, मतलब सरचार्ज एप्लीकेबल होगा ही नहीं। बट अगर वो 4 प्रकार का इनकम का एग्रीगेट फिगर फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 मोर देन ₹50 लाख है बट अप टू ₹1 करोड़ है, ऐसा सिचुएशन में वो 4 प्रकार का इनकम का अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड हुआ है वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में आप 10% रेट पे सरचार्ज इंपोज करोगे, क्लियर। बट अगर मानो कि वो 4 प्रकार का इनकम का एग्रीगेट फिगर फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 क्रॉस किया ₹1 करोड़, तो ऐसा सिचुएशन में वो 4 प्रकार का इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड होगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 15% रेट पे सरचार्ज इंपोज किया जाएगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23। आपको ध्यान देना पड़ेगा, मैंने बताया कि वो 4 प्रकार का इनकम का एग्रीगेट फिगर अगर फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 ₹1 करोड़ क्रॉस करे तो 15% रेट पे सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब 1 करोड़ के बाद वो एग्रीगेट फिगर कुछ भी हो सकता है। 1 करोड़ क्रॉस करने के बाद वो हो सकता है 1.1 करोड़, हो सकता है 1.8 करोड़, हो सकता है 2 करोड़, हो सकता है 2.2 करोड़, हो सकता है 5 करोड़, हो सकता है 15 करोड़, हो सकता है 50 करोड़, हो सकता है 60 करोड़, कुछ भी हो सकता है, क्लियर। तो मैंने बताया अगर वो 4 प्रकार का इनकम का एग्रीगेट फिगर फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 ₹1 करोड़ क्रॉस करे, ऐसा सिचुएशन में वो 4 प्रकार का इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड होगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 15% रेट पे सरचार्ज इंपोज किया जाएगा, क्लियर। वही बात लिखा गया है, फॉलो कीजिए। देखो वेयर द टोटल इनकम इंक्लूड्स नंबर 1 डिविडेंड, नेक्स्ट एनी इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 111A, सेकंड, थर्ड सेक्शन नंबर 112 एंड फोर्थ सेक्शन नंबर 112A। देन क्या होगा, the surcharge on the amount of income tax computed on that part of income, दैट पार्ट ऑफ इनकम मतलब वो 4 प्रकार का इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड हुआ है वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में क्या किया जाएगा, सरचार्ज इंपोज किया जाएगा, बट सरचार्ज का रेट shall not exceed 15%, मिला आपको, shall not exceed 15%। In other words, surcharge higher than 15% is applicable only on tax on income other than dividend, number 1, second, income covered under section 111A, third 112 and 112A। तो ये 4 प्रकार का इनकम को एक्सक्लूड करते हुए जो रिमेनिंग टोटल इनकम है और रिमेनिंग टोटल इनकम के अगेंस्ट में केवल 25% एंड 37% वाला सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी का कंटेक्स्ट अराइज हो सकता है, अदरवाइज नॉट। तो जो भी बात मैंने बताया उसको अगर समरी करें तो ऐसा होगा कि अगर वो 5 प्रकार का एसेसिस में से जो 5 प्रकार का एसेसिस को लेकर हम लोग डिस्कशन कैरी ऑन कर रहे हैं वो 5 प्रकार का एसेसिस में से कोई भी एक प्रकार का एसेसी का अगर प्रीवियस ईयर 22-23 का रिमेनिंग टोटल इनकम का फिगर, रिमेनिंग टोटल इनकम मतलब टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग वो 4 प्रकार का इनकम, रिमेनिंग टोटल इनकम का फिगर अगर ₹2 करोड़ क्रॉस करे बट अप टू ₹5 करोड़ है, मतलब 2 करोड़ से ज्यादा बट 5 करोड़ तक है, ऐसा सिचुएशन में वो कंसर्न एसेसी का होल रिमेनिंग टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो बेसिक टैक्स कंप्यूट किया जाएगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 25% रेट पे सरचार्ज को इंपोज किया जाएगा। नेक्स्ट, अगर वो 5 प्रकार का एसेसिस में से कोई भी एक प्रकार का एसेसी का और रिमेनिंग टोटल इनकम का फिगर फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 ₹5 करोड़ क्रॉस करे तो वो कंसर्न एसेसी का होल रिमेनिंग टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो बेसिक टैक्स कंप्यूट किया जाएगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 37% रेट पे सरचार्ज को इंपोज किया जाएगा। तो देखिए वो 5 प्रकार का एसेसिस के रेस्पेक्ट में रिमेनिंग टोटल इनकम के कंटेक्स्ट में सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी का डिस्कशन हम लोगों ने एंड किया, बट वो 5 प्रकार का एसेसिस के रेस्पेक्ट में वो 4 प्रकार का इनकम, जो 4 प्रकार का इनकम को हम लोग टोटल इनकम से एक्सक्लूड किया था फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिमेनिंग टोटल इनकम, वो 4 प्रकार का इनकम के कंटेक्स्ट में सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी का डिस्कशन कैसे रहेगा, अब बताओगे
कि अगर वो 4 प्रकार का इनकम का एग्रीगेट फिगर, आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो 5 प्रकार का एसेसिस के कंटेक्स्ट में ही डिस्कशन को कैरी ऑन किया जा रहा है। तो अगर वो 4 प्रकार का इनकम, कौन से 4 प्रकार का इनकम? नंबर 1 डिविडेंड इनकम, सेकंड सेक्शन नंबर 111A वाला इनकम, थर्ड सेक्शन नंबर 112 वाला इनकम एंड फोर्थ सेक्शन नंबर 112A वाला इनकम। वो 4 प्रकार का इनकम का एग्रीगेट फिगर अगर फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 अप टू ₹50 लाख है, ऐसा सिचुएशन में वो 4 प्रकार का इनकम के अगेंस्ट में जो बेसिक टैक्स कंप्यूट किया जाएगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23, वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में नील रेट पे सरचार्ज इंपोज किया जाएगा, मतलब सरचार्ज एप्लीकेबल होगा ही। बट अगर वो 4 प्रकार का इनकम का एग्रीगेट फिगर फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 ₹50 लाख क्रॉस करे बट अप टू ₹1 करोड़ है, ऐसा सिचुएशन में वो 4 प्रकार का इनकम के अगेंस्ट में जो बेसिक टैक्स कंप्यूट किया जाएगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23, वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 10% रेट पे सरचार्ज को इंपोज किया जाएगा। बट अगर वो 4 प्रकार का इनकम का एग्रीगेट फिगर फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 ₹1 करोड़ क्रॉस करे, ऐसा सिचुएशन में वो 4 प्रकार का इनकम के अगेंस्ट में जो बेसिक टैक्स कंप्यूट किया जाएगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23, वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 15% रेट पे सरचार्ज इंपोज किया जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो कि वो 4 प्रकार का इनकम के अगेंस्ट में मैक्सिमम 15% रेट पे सरचार्ज इंपोज हो सकता है। वो 4 प्रकार का इनकम का एग्रीगेट फिगर अगर ₹1 करोड़ क्रॉस करे, ऐसा सिचुएशन में वो 4 प्रकार का इनकम के अगेंस्ट में जो बेसिक टैक्स कंप्यूट किया जाएगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23, वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 15% रेट पे सरचार्ज इंपोज किया जा रहा है। तो हम लोग वो जो टोटल इनकम का 2 डिवीजन था, दोनों डिवीजन के कंटेक्स्ट में सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी का डिस्कशन फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 एंड किया। बट एक पॉइंट रह गया है, दैट पॉइंट इज, अगर मानो कि आउट ऑफ ऑल दिस 5 टाइप्स ऑफ एसेसिस कोई भी एक प्रकार का एसेसी का प्रीवियस ईयर 22-23 का अगर टोटल इनकम का फिगर ₹2 करोड़ क्रॉस कर रहे हैं, बट जैसे ही वो टोटल इनकम में से वो 4 प्रकार का इनकम, कौन से 4 प्रकार का इनकम? डिविडेंड इनकम, सेक्शन नंबर 111A वाला इनकम, सेक्शन नंबर 112 वाला इनकम, सेक्शन नंबर 112A वाला इनकम, वो 4 प्रकार का इनकम, वो 4 प्रकार का इनकम ही रहेगा ऐसा तो बात नहीं, हो सकता है 2 प्रकार का इनकम है, हो सकता है 3 प्रकार का इनकम है, हो सकता है 4 प्रकार का इनकम है, जो भी है वो 4 प्रकार का इनकम को अगर टोटल इनकम से एक्सक्लूड किया जाए, देन रिमेनिंग टोटल इनकम का फिगर अप टू ₹2 करोड़ अराइज करे, मतलब रिमेनिंग टोटल इनकम का फिगर 2 करोड़ को क्रॉस ना करे, ऐसा सिचुएशन में वो कंसर्न एसेसी का एंटायर टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो बेसिक टैक्स कंप्यूट किया जाएगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23, वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 15% रेट पे सरचार्ज को इंपोज किया जाएगा। क्लियर? 15% रेट पे सरचार्ज को इंपोज किया जाएगा। आप पूछोगे कि उसका तो टोटल इनकम 2 करोड़ से क्रॉस किया था, 2 करोड़ क्रॉस किया था टोटल इनकम, बट रिमेनिंग टोटल इनकम तो 2 करोड़ क्रॉस नहीं किया था ना। रिमेनिंग टोटल इनकम 2 करोड़ क्रॉस करने में 25% रेट पे सरचार्ज इंपोज होता है एंड रिमेनिंग टोटल इनकम 5 करोड़ क्रॉस करने में 37% रेट पे सरचार्ज इंपोज होता है। बट जो केस अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें टोटल इनकम 2 करोड़ क्रॉस किया था, बट रिमेनिंग टोटल इनकम ₹2 करोड़ तक था। ऐसा सिचुएशन में वो कंसर्न एसेसी का एंटायर टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो बेसिक टैक्स कंप्यूट किया जाएगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23, वो बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 15% रेट पे सरचार्ज को इंपोज किया जाएगा। क्लियर? तो इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वो 5 टाइप्स ऑफ एसेसी के केस में सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी का कंटेक्स्ट एंड बेसिस को हम लोग थियोरेटिकली डिटेल में डिस्कस किया। आगे जाके हम लोग प्रैक्टिकल चैलेंज को भी सॉल्व करेंगे। नाउ वो जो 5 टाइप्स ऑफ एसेसी, उसमें ईओपी भी इंक्लूडेड था, बट ईओपी के केस में हम लोग स्पेशली बताया था कि ऐसा ईओपी जो ईओपी में केवल कंपनीज मेंबर्स होता है, वो टाइप ऑफ ईओपी को छोड़ के हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू किया था। तो ऐसा टाइप का ईओपी जो ईओपी में केवल कंपनीज मेंबर्स है, वो ईओपी के कंटेक्स्ट में सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी का बेसिस क्या होगा? देखो, अगर ऐसा टाइप का ईओपी है जो ईओपी में केवल कंपनीज मेंबर्स है, वो टाइप का ईओपी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 अगर 50 लाख तक टोटल इनकम अर्न करे, वो टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड होगा, वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में नील रेट पे सरचार्ज को इंपोज किया जाएगा, मतलब सरचार्ज इंपोज होगा ही नहीं। क्लियर? बट अगर वो टाइप ऑफ एसेसी, मतलब ऐसा टाइप का ईओपी जो ईओपी में केवल कंपनीज मेंबर्स है, वो टाइप का ईओपी अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 मोर देन ₹50 लाख बट अप टू ₹1 करोड़ टोटल इनकम अर्न करे, तो ऐसा सिचुएशन में वो कंसर्न एसेसी का अर्न किया गया टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड होगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23, वो बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 10% रेट पे सरचार्ज को इंपोज किया जाएगा। नेक्स्ट,
अगर वो कंसर्न एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 मोर देन ₹1 करोड़ टोटल इनकम अर्न करेगा, तो कंसर्न एसएससी का अर्न किया गया टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटर होगा वो कंप्यूटर बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 15% रेट पे सरचार्ज को इंपोज किया जाएगा। वो बात लिखा गया है, आइए फॉलो करो, सेकंड पॉइंट को फॉलो करो। देखो सेकंड पॉइंट में लिखा गया है इन केस ऑफ एन एओपी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कंपनीज एज मेंबर्स, मिला आपको, इन केस ऑफ एन एओपी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कंपनीज एज मेंबर्स, ऐसा सिचुएशन में सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी का बेसिस क्या होगा, लिखा गया है इफ टोटल इनकम डज नॉट एक्सेप्ट ₹50 लाख तो सरचार्ज नील रेट पे इंपोज होगा। नेक्स्ट, अगर टोटल इनकम क्रॉस कर रहे ₹50 लाख बट अप टू ₹1 करोड़ है तो ऐसा सिचुएशन में वो ईओपी का अर्न किया गया टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड होगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 वो बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 10% रेट पे सरचार्ज इंपोज किया जाएगा, 10% ऑन बेसिक टैक्स, क्लियर। नेक्स्ट, अगर वो कंसर्न एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 टोटल इनकम अर्न करे मोर देन ₹1 करोड़ तो ऐसा सिचुएशन में वो कंसर्न एसएससी का अर्न किया गया टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड होगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 वो बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 15% रेट पे सरचार्ज इंपोज किया जाएगा, क्लियर। 15% बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में अप्लाई किया जाएगा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फार्म के केस में एंड लोकल अथॉरिटी के केस में सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी का कंटेक्स्ट एंड बेसिस, क्लियर। नाउ पार्टनरशिप फर्म का नेचर जो भी हो जाए, चाहे पार्टनरशिप फर्म को तैयार किया गया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का हिसाब से और चाहे तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को इनकॉर्पोरेटेड किया गया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का हिसाब से, एज द केस में भी जो भी नेचर का पार्टनरशिप फर्म हो जाए तो कोई भी टाइप का पार्टनरशिप फर्म एंड लोकल अथॉरिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 अगर मोर देन ₹1 करोड़ टोटल इनकम अर्न करे तो वो कंसर्न एसएससी का अर्न किया गया टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड हुआ है विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर 22-23 वो बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 12% रेट पे सरचार्ज को इंपोज किया जाएगा, 12% रेट पे सरचार्ज को इंपोज किया जाएगा। देखिए वही बात लिखा गया है, फॉलो कीजिए। वह टोटल इनकम, थर्ड पॉइंट को फॉलो कीजिए, वह टोटल इनकम एक्सीड्स और ₹1 करोड़ सरचार्ज इज पेएबल एट द रेट ऑफ 12% ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेड। तो व्हाट आई हैव सेड कोई भी प्रकार का पार्टनरशिप फर्म एंड लोकल अथॉरिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 अगर मोर देन ₹1 करोड़ टोटल इनकम अर्न करे तो ऐसे सिचुएशन में वो कंसर्न एसएससी का अर्न किया गया टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड होता है विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर 22-23 वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 12% रेट पे सरचार्ज को इंपोज किया जाएगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी रिगार्डिंग सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी का कंटेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए हम सब लोगों के पास ऑलरेडी नॉलेज है कि चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला एसएससी बोलो और चाहे अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला एसएससी बोलो, हर एक एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 जो भी स्पेशल इनकम अर्न करे वो अर्न किया गया स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में इनकम स्पेसिफिक टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है एंड इनकम स्पेसिफिक टैक्स रेट को स्पेसिफाई करता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शंस। नाउ इनकम स्पेसिफिक टैक्स रेट का मतलब क्या होता है? इनकम स्पेसिफिक टैक्स रेट का मतलब होता है कि स्पेशल इनकम चेंज होने में रेट ऑफ टैक्स चेंज हो जाएगा, स्पेशल इनकम अर्न करने वाला एसएससी चेंज होने में रेट ऑफ टैक्स चेंज नहीं होगा। अगर सेम स्पेशल इनकम को हर एक प्रकार का एसएससी अर्न करे तो हर एक प्रकार का एसएससी का अर्न किया गया सेम स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में सेम इनकम स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23, whereas in case of normal income एसएससी स्पेसिफिक टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। मतलब एसएससी चेंज होने में रेट ऑफ टैक्स चेंज हो जाता है, नॉर्मल इनकम सेम रहने में भी एसएससी चेंज होने में रेट ऑफ टैक्स चेंज हो जाता है। इसीलिए नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में एसएससी स्पेसिफिक टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है, वो हम बताते हैं। एंड इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 नॉर्मल इनकम अर्न करे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम दोनों टैक्स रिजिम का कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है। देखो ओल्ड टैक्स रिजिम का कंसेप्ट तो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल हो जाता है एंड अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला एसएससी इनकम टैक्स एक्ट 1961 का प्रोवाइड किया गया सेक्शन नंबर 115 बीएडी का कंडीशंस को फुलफिल करे तो सेक्शन नंबर 115 बीएडी ने जो न्यू टैक्स रिजिम के अंडर टैक्स रेट को स्पेसिफाई कर रहा है वो टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का अर्न किया गया नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में। एंड देन वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ओल्ड टैक्स रिजिम एज वेल एज न्यू टैक्स रिजिम दोनों टैक्स रिजिम का प्रोवाइड किया गया रेट ऑफ टैक्स को
कंपैरेटिव एनालिसिस में चूज करता है कौन सा रेट ऑफ टैक्स, ओल्ड टैक्स रिजिम वाला कि न्यू टैक्स रिजिम वाला, कौन सा रेट ऑफ टैक्स उसके लिए मोर बेनिफिशियल है। जो रेट ऑफ टैक्स उसके लिए मोर बेनिफिशियल होता है वो रेट ऑफ टैक्स को वो एप्लीकेबल कर देते हैं अपना अर्न किया गया नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में। क्लियर? तो सेक्शन नंबर 115 बीएडी आपको याद आ गया। तो नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 जो भी नॉर्मल इनकम अर्न करे वो अर्न किया गया नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में अगर ओल्ड टैक्स रेजिम का प्रोवाइड किया गया रेट ऑफ टैक्स को ही फॉलो करे, मतलब ओल्ड टैक्स रेजिम के केस में फाइनेंस एक्ट 2022 ने जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का अर्न किया गया नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में रेट ऑफ टैक्स को स्पेसिफाई किया और रेट ऑफ टैक्स को ही अगर फॉलो करे, सेक्शन नंबर 115 बीएडी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 का रेट को अगर फॉलो ना करे, तो ऐसा सिचुएशन में सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी का कंटेक्स्ट क्या होगा वो एट फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आ जाइए चार्ट को फॉलो कीजिए। देखिए लिखा जा रहा है नॉट ऑप्टिंग फॉर सेक्शन नंबर 115 बीएडी। तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना अर्न किया गया नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में फाइनेंस एक्ट 2022 का प्रोवाइड किया गया रेट ऑफ टैक्स को एप्लीकेबल करे, तो ऐसा सिचुएशन में सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी का कंटेक्स्ट क्या होगा? सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी का कंटेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अप टू ₹1 करोड़ टोटल इनकम अर्न करे, अप टू ₹1 करोड़ टोटल इनकम अर्न करे, मतलब स्पेशल इनकम एज वेल एज नॉर्मल इनकम दोनों मिला के अगर अप टू ₹1 करोड़ तक टोटल इनकम अर्न किया जाए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, ऐसा सिचुएशन में वो अर्न किया गया टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड होगा वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में नील रेट पे सरचार्ज को इंपोज किया जाएगा। नील रेट आपको मिला, मतलब सरचार्ज एप्लीकेबल होगा ही नहीं। बट अगर वो कंसर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 मोर देन ₹1 करोड़ बट अप टू ₹10 करोड़ टोटल इनकम अर्न करे, मोर देन ₹1 करोड़ बट अप टू ₹10 करोड़ टोटल इनकम अर्न करे, ऐसा सिचुएशन में वो कंसर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी का अर्न किया गया टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड होगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 7% रेट पे सरचार्ज को इंपोज किया जाएगा। 7% रेट मिला। नेक्स्ट, अगर वो कंसर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 मोर देन ₹10 करोड़ टोटल इनकम अर्न करे, तो वो कंसर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी का अर्न किया गया टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड होगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 12% रेट पे सरचार्ज को इंपोज किया जाएगा। 12% रेट आपको मिला। तो देखो बात किया जा रहा था कि अगर कोई एक पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 जितना भी अपना नॉर्मल इनकम अर्न किया वो अर्न किया गया नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में ओल्ड टैक्स और रेजिम का प्रोवाइड किया गया रेट ऑफ टैक्स को एप्लीकेबल किया, मतलब फाइनेंस एक्ट 2022 ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में जो नॉर्मल इनकम के लिए रेट ऑफ टैक्स को स्पेसिफाई किया और रेट ऑफ टैक्स को उन्होंने एप्लीकेबल किया अपना नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में, ऐसे सिचुएशन में वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर टोटल इनकम मतलब स्पेशल इनकम एज वेल एज नॉर्मल इनकम दोनों मिला के अगर अप टू ₹1 करोड़ तक अर्न किया है, ऐसा सिचुएशन में वो कंसर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला एसएससी का अर्न किया गया टोटल इनकम के अगेंस्ट में जितना भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड होगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में नील रेट पे सरचार्ज इंपोज किया जाएगा, मतलब सरचार्ज एप्लीकेबल होगा ही नहीं। बट अगर वो कंसर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 मोर देन ₹1 करोड़ बट अप टू ₹10 करोड़ टोटल इनकम अर्न करे, तो वो कंसर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी का अर्न किया गया टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड होगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 7% रेट पे सरचार्ज को इंपोज किया जाएगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23। नेक्स्ट, अगर वो कंसर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 मोर देन ₹10 करोड़ टोटल इनकम अर्न करे, ऐसा सिचुएशन में वो कंसर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला एसएससी का अर्न किया गया टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड होगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 12% रेट पे सरचार्ज को इंपोज किया जाएगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अगर वो कंसर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला एसएससी प्रीवियस ईयर 22-23 में जो भी नॉर्मल इनकम अर्न किया वो अर्न किया गया नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में ओल्ड टैक्स रेजिम नहीं न्यू टैक्स रेजिम का प्रोवाइड किया गया जो रेट ऑफ टैक्स है, दैट इज सेक्शन नंबर 115 बीएडी ने जो रेट ऑफ टैक्स स्पेसिफाई किया वो रेट ऑफ टैक्स को अगर एप्लीकेबल किया, तो ऐसा सिचुएशन में सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी का कंटेक्स्ट क्लियर। तो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 जितना भी नॉर्मल इनकम अर्न करे वो कंसर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रीवियस ईयर 22-23 में जितना भी नॉर्मल इनकम अर्न किया वो अर्न किया गया नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में अगर न्यू टैक्स रेजिम का प्रोवाइड किया गया रेट ऑफ टैक्स
दैट इज सेक्शन नंबर 115 BAD ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो रेट ऑफ टैक्स को स्पेसिफाई किया, वो स्पेसिफाइड रेट ऑफ टैक्स को एप्लीकेबल करे। तो ऐसा सिचुएशन में वो कंसर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023 जितना भी टोटल इनकम अर्न करे, वो अर्न किया गया टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड होगा, वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 10% रेट पे सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। 10% रेट पे सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे कोई स्लैब का स्पेसिफिकेशन नहीं है। जैसे आपने देखा था कि अगर कंसर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023 जो भी नॉर्मल इनकम अर्न करे, वो अर्न किया गया नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में ओल्ड टैक्स रेजिम दैट इज फाइनेंस एक्ट 2022 का प्रोवाइड किया गया रेट ऑफ टैक्स को एप्लीकेबल करे, तो ऐसा सिचुएशन में वो कंसर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी का अर्न किया गया प्रीवियस ईयर 22-23 का टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो बेसिक टैक्स कंप्यूटेड हो रहे थे, वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में और जो रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल हो रहे थे, वो रेट ऑफ सरचार्ज डिपेंड कर रहे थे टोटल इनकम का स्लैब के ऊपर, कि अगर टोटल इनकम अप टू ₹1 करोड़ है तो कोई भी सरचार्ज इंपोज नहीं किया जाएगा, ऐसा था। बट अभी हम लोग जो डिस्कशन कैरी ऑन कर रहे हैं कि अगर कंसर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023 जितना भी नॉर्मल इनकम अर्न करे, वो अर्न किया गया नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में अगर न्यू टैक्स और रेजिम का प्रोवाइड किया गया रेट ऑफ टैक्स दैट इज सेक्शन नंबर 115 BAD ऑफ द इनकम टैक्स 1961 जो रेट ऑफ टैक्स को स्पेसिफाई किया, वो स्पेसिफाइड रेट ऑफ टैक्स को एप्लीकेबल करे, तो ऐसा सिचुएशन में कंसर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023 जितना भी टोटल इनकम अर्न करेगा, वो अर्न किया गया टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटर होगा, जितना भी टोटल इनकम अर्न किया, वो अर्न किया गया टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटर होगा, वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 10% रेट पे सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। 10% रेट आपको मिला, 10% रेट पे सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। क्लियर? तो हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में रेट ऑफ सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी का कंटेक्स्ट का डिस्कशन। अभी हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी का कंटेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। एंड कंपनी डोमेस्टिक कंपनी भी हो सकता है और फॉरेन कंपनी भी हो सकता है। एट फर्स्ट हम लोग डोमेस्टिक कंपनी रिगार्डिंग सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी का कंटेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। देखो, कोई भी डोमेस्टिक कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023 जितना भी नॉर्मल इनकम अर्न करे, वो कंसर्न डोमेस्टिक कंपनी अगर प्रीवियस ईयर 22-23 के रेस्पेक्ट में अपना अर्न किया गया नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में ओल्ड टैक्स रेजिम का प्रोवाइड किया गया रेट ऑफ टैक्स दैट इज फाइनेंस एक्ट 2022 ने जो रेट ऑफ टैक्स को स्पेसिफाई किया, वो स्पेसिफाइड रेट ऑफ टैक्स को एप्लीकेबल करे, तो ऐसा सिचुएशन में वो कंसर्न डोमेस्टिक कंपनी फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 अगर अप टू ₹1 करोड़ तक टोटल इनकम अर्न करे, अप टू ₹1 करोड़ तक टोटल इनकम अर्न करे, तो अप टू ₹1 करोड़ तक टोटल इनकम के अगेंस्ट में जितना भी बेसिक टैक्स कंप्यूटर होगा, वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में नील रेट पे सरचार्ज को इंपोज करेगा, मतलब सरचार्ज इंपोज होगा ही नहीं। देखो, कौन सा डोमेस्टिक कंपनी रिगार्डिंग बात हम लोग कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं ऐसा डोमेस्टिक कंपनी रिगार्डिंग जो डोमेस्टिक कंपनी फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 जितना भी नॉर्मल इनकम अर्न किया, वो अर्न किया गया नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में ओल्ड टैक्स और रेजिम का प्रोवाइड किया गया रेट ऑफ टैक्स दैट इज फाइनेंस एक्ट 2022 ने जो रेट ऑफ टैक्स को स्पेसिफाई किया था, उस स्पेसिफाइड रेट ऑफ टैक्स को एप्लीकेबल किया। ऐसा डोमेस्टिक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा डोमेस्टिक कंपनी को हम लोग अभी कंसर्न डोमेस्टिक कंपनी बोल रहे हैं। क्लियर? तो कंसर्न डोमेस्टिक कंपनी अगर प्रीवियस ईयर 22-23 के रेस्पेक्ट में अप टू ₹1 करोड़ तक टोटल इनकम अर्न करे, तो अप टू ₹1 करोड़ तक टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड हुआ है, वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में नील रेट पे सरचार्ज को इंपोज करेगा, नील रेट पे सरचार्ज को इंपोज करेगा। नेक्स्ट, कंसर्न डोमेस्टिक कंपनी फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 कंसर्न डोमेस्टिक कंपनी फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 अगर मोर देन ₹1 करोड़ बट अप टू ₹10 करोड़ तक टोटल इनकम अर्न करे, तो ऐसा सिचुएशन में वो कंसर्न डोमेस्टिक कंपनी का अर्न किया गया टोटल इनकम के अगेंस्ट में फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 जितना भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड हुआ है, वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 7% रेट पे सरचार्ज इंपोज किया जाएगा। क्लियर? एंड अगर वो कंसर्न डोमेस्टिक कंपनी फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 मोर देन ₹10 करोड़ टोटल इनकम अर्न करे, तो ऐसा सिचुएशन में वो कंसर्न डोमेस्टिक कंपनी का अर्न किया गया टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड होगा, वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 12% रेट पे सरचार्ज को इंपोज किया जाएगा। बात आपको समझ में आया? देखो, आपको रेट मिला डोमेस्टिक कंपनी नील रेट, 7% रेट, 12% रेट, बट कौन सा डोमेस्टिक कंपनी? ऐसा डोमेस्टिक कंपनी जिन्होंने ऑप्ट किया ओल्ड टैक्स रेजिम का प्रोवाइड किया गया रेट ऑफ टैक्स, ओल्ड टैक्स
रिजीम का प्रोवाइड किया गया रेट ऑफ टैक्स। बट अगर ऐसा डोमेस्टिक कंपनी फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 जितना भी नॉर्मल इनकम अर्न किया वो अर्न किया गया नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में न्यू टैक्स और रिजीम का प्रोवाइड किया गया रेट ऑफ टैक्स, दैट इज सेक्शन नंबर 115 BAA और सेक्शन नंबर 115 BAB का प्रोवाइड किया गया रेट ऑफ टैक्स को एप्लीकेबल करे, तो ऐसा सिचुएशन में जो सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी का कंटेक्स्ट होगा वो क्या होगा। अब लिखना स्टार्ट करो। देखो, अगर न्यू टैक्स रेजिम का प्रोवाइड किया गया रेट ऑफ टैक्स को फॉलो करे कोई भी डोमेस्टिक कंपनी अपना प्रीवियस ईयर 22-23 के रेस्पेक्ट में अर्न किया गया नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में, ऐसा सिचुएशन में वो कंसर्न डोमेस्टिक कंपनी फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 जितना भी टोटल इनकम अर्न करेगा वो अर्न किया गया टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड होगा वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 10% रेट पे सरचार्ज इंपोज करेगा, 10% रेट पे सरचार्ज इंपोज करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे टोटल इनकम का स्लैब का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, जितना भी टोटल इनकम अर्न करे वो अर्न किया गया टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटर होगा वो कंप्यूटर बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 10% रेट पे सरचार्ज को इंपोज किया जाएगा। क्लियर। अच्छा, डोमेस्टिक कंपनी के बारे में डिस्कशन एंड हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे फॉरेन कंपनी रिगार्डिंग। देखो, फॉरेन कंपनी के केस में कोई भी फॉरेन कंपनी फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 अगर अप टू ₹1 करोड़ तक टोटल इनकम अर्न करे तो वो कंसर्न फॉरेन कंपनी का अर्न किया गया अप टू ₹1 करोड़ तक टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड होगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में नील रेट पे सरचार्ज इंपोज किया जाएगा, मतलब सरचार्ज इंपोज होगा ही नहीं। बट अगर कोई भी फॉरेन कंपनी फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 मोर देन ₹1 करोड़ बट अप टू ₹10 करोड़ टोटल इनकम अर्न करे तो वो कंसर्न फॉरेन कंपनी जितना भी टोटल इनकम अर्न किया अप टू ₹10 करोड़ तक जितना भी टोटल इनकम अर्न किया फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 वो अर्न किया गया टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड होगा वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 2% रेट पे सरचार्ज इंपोज किया जाएगा। बट अगर कोई भी फॉरेन कंपनी फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 मोर देन ₹10 करोड़ टोटल इनकम अर्न करे तो ऐसा सिचुएशन में वो कंसर्न फॉरेन कंपनी का अर्न किया गया इंटायर टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स कंप्यूटेड होगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 5% रेट पे सरचार्ज इंपोज किया जाएगा। क्लियर। तो नील रेट, 2% रेट, 5% रेट आपको मिला। नील रेट, 2% रेट, 5% रेट। तो डिस्कशन एंड हो गया सरचार्ज रिगार्डिंग डिस्कशन हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो सेस होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस रिगार्डिंग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। एंड देखिए, सरचार्ज के केस में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सरचार्ज एक टैक्स होता है जो टैक्स को इंपोज किया जाता है और अप्लाई किया जाता है बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में। इसीलिए हम लोग हमेशा कॉल करते हैं सरचार्ज को एज अ टैक्स ऑन टैक्स वाला जो थीम है वो थीम को हम लोग रिपीट करेंगे सेस के केस में भी। सेस के केस में हम लोग बताएंगे सेस इज ऑल्सो ए टैक्स जो टैक्स को इंपोज किया जाता है और अप्लाई किया जाता है। बेसिक टैक्स एंड एप्लीकेबल सरचार्ज वाला टैक्स वो दोनों को जोड़ के जो एग्रीगेट फिगर होता है वो एग्रीगेट फिगर के अगेंस्ट में, आई रिपीट, सेस को अप्लाई किया जा रहा है बेसिक टैक्स एंड एप्लीकेबल सरचार्ज वाला टैक्स वो दोनों को जोड़ के जो एग्रीगेट फिगर है वो एग्रीगेट फिगर के अगेंस्ट में। इसीलिए सेस को भी हम लोग कॉल करते हैं एज ए टैक्स ऑन टैक्स। क्लियर। नाउ इनकम टैक्स का पार्लेंस में जब सेस के बारे में डिस्कशन कैरी ऑन करेंगे, यहाँ पे सेस का मतलब स्पेसिफिकली हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। क्लियर। नाउ सरचार्ज के केस में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि सरचार्ज का जो रेट है वो रेट डिपेंड कर रहे थे दो एलिमेंट्स के ऊपर, एक तो नेचर ऑफ द एसएससी एंड सेकंड टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। वो दोनों एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करके सरचार्ज का रेट चेंज हो रहे थे। बट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के केस में हम लोग देखेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का रेट अनचेंज रहेगा, मतलब नेचर ऑफ द एसएससी एंड टोटल इनकम ऑफ द एसएससी वो दोनों ही इररिलेवेंट फैक्टर से सेस का रेट के केस में। क्लियर। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% रेट पे एप्लीकेबल होगा,
देखो 4% किसके ऊपर अप्लीकेबल किया जाएगा, 4% अप्लीकेबल किया जाएगा ऑन एग्रीगेट फिगर ऑफ बेसिक टैक्स एंड अप्लीकेबल सरचार्ज वाला टैक्स। क्लियर। अच्छा, आपका माइंड में क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि सर अगर कोई एक पर्टिकुलर असेसी का नेचर एंड उसका टोटल इनकम के ऊपर डिपेंड करते हुए वो असेसी का बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में नील रेट पे सरचार्ज इंपोज हो रहा है, मतलब सरचार्ज एप्लीकेबल हो ही नहीं रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, ऐसा सिचुएशन में केवल जो बेसिक टैक्स वाला फिगर है वो बेसिक टैक्स वाला फिगर के अगेंस्ट में सेस को अप्लाई किया जाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को 4% रेट पे अप्लाई किया जाएगा। क्लियर। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस किसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, आप बताओगे कि बेसिक टैक्स एंड जो अप्लीकेबल सरचार्ज वाला टैक्स है वो दोनों को जोड़ के जो एग्रीगेट फिगर है वो एग्रीगेट फिगर के अगेंस्ट में 4% रेट पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को अप्लाई किया जा रहा है। क्लियर यहाँ पे। अच्छा देखो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सेस के आगे नाम जुड़ा हुआ है हेल्थ एंड एजुकेशन, इसका मतलब क्या है, देखो सेस के आगे हमेशा ही नाम जुड़ा होता है, क्योंकि सेस का अमाउंट जो कलेक्ट किया जाता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाता है, जो पर्पस के लिए उसको कलेक्ट किया गया है वो पर्पस के लिए उसको यूटिलाइज किया जाता है, इसीलिए सेस का आगे पर्पस जुड़ा होता है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन पर्पस के लिए वो अमाउंट को कलेक्ट किया जा रहा है, तो हेल्थ एंड एजुकेशन पर्पस के लिए वो अमाउंट को यूटिलाइज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बट सरचार्ज के केस में ऐसा कुछ स्पेसिफिक नियम नहीं है। सरचार्ज के केस में जो सरचार्ज के द्वारा अमाउंट को कलेक्ट किया जाता है वो कलेक्टेड अमाउंट गवर्नमेंट का रेवेन्यू जरूर है एंड गवर्नमेंट वो रेवेन्यू को रिक्वायरमेंट का हिसाब से जैसा फिट कंसिडर करेंगे उस तरीका से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बट सेस के केस में जो पर्पस के लिए सेस को कलेक्ट किया गया है वो पर्पस के लिए उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। क्लियर। गवर्नमेंट ये दोनों बात को ध्यान में रखते हैं। देखो सरचार्ज बोलो और सेस बोलो दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें जमा होता है। आप लोग जानते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना फाइनेंशियल सिस्टम को प्रूडेंट एंड वेल मैनेज तरीका से एस्टैब्लिश एंड मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग टूल को यूटिलाइज करता है। हाँ, ऑब्वियसली वो अकाउंटिंग का ऑडिट वगैरह का भी रिक्वायरमेंट होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपना फाइनेंशियल सिस्टम को प्रूडेंट एंड वेल मैनेज तरीका से एस्टैब्लिश एंड मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग टूल को यूटिलाइज करता है एंड वो अकाउंटिंग का ऑडिट का रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता है एज पर दी लीगल प्रोविजंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अकाउंटिंग का काम करता है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स एंड वो अकाउंटिंग का ऑडिट का काम करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेसिक मतलब होता है रूलिंग पार्टी, क्योंकि आप लोग जानते हो कि कोई भी जनरल इलेक्शन दैट इज लोकसभा इलेक्शन में, कोई भी जनरल इलेक्शन दैट इज लोकसभा इलेक्शन में जो सिंगल पार्टी और अलायंस ऑफ पार्टीज रिक्विजिट मेजोरिटी ऑफ सीट विन करता है वो सिंगल पार्टी और अलायंस ऑफ पार्टीज एज द केस में भी वो लोगों को हम लोग रूलिंग पार्टी और रूलिंग अलायंस कंसिडर करते हैं। और रूलिंग पार्टी और रूलिंग अलायंस अपना एमपीज में से कुछ एमपीज को सिलेक्ट करता है एज मिनिस्टर्स एंड वो सारा सिलेक्टेड एमपीज एज मिनिस्टर्स और रिक्विजिट ओथ लेने के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का फॉर्मेशन होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपना मीटिंग में एक मिनिस्टर को अपना लीडर चूज करता है एंड वो लीडर को ऑफर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर का डेजिग्नेशन। तो प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव के द्वारा, एग्जीक्यूटिव मतलब जो गवर्नमेंट सर्विस होल्डर होता है। क्लियर। तो प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा स्टेट का दैट इज कंट्री का फंक्शन को एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रन करा रहा है। इसीलिए हम लोग बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेसिक मतलब होता है रूलिंग पार्टी और रूलिंग अलायंस, रूलिंग पार्टी और रूलिंग अलायंस। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंटिंग का काम कर रहे थे ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स एंड वो अकाउंटिंग का ऑडिट का काम कर रहे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं। फिर अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही अपना ऑडिट रिपोर्ट प्लेस कर देंगे तो ऑडिट का जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होता है दैट इज इंडिपेंडेंसी, वो इंडिपेंडेंसी वाला बात ही नहीं रहेगा। जिसका ऑडिट किया जा रहा है उसी को रिपोर्ट प्लेस किया जा रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिसाब से जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है वो अपना रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं, वो अपना ऑडिट रिपोर्ट प्लेस करता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास। क्लियर। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में और रूलिंग पार्टी एज वेल एज ऑपोजिशन पार्टी दोनों ही रहता है, रूलिंग पार्टी एज वेल एज ऑपोजिशन पार्टी दोनों ही रहता है, तो इंडिपेंडेंसी मेंटेन होता है। क्लियर यहाँ पे। अच्छा देखो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंटिंग का ऑडिट कर रहे हैं, और हम लोग बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली 3 अकाउंट्स को मेंटेन करता है। कौन सा 3 अकाउंट्स? एक तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तीसरा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। इसके बारे में पहले भी बात किया है बेसिक क्लास वगैरह में, और भी बात किया है डिफरेंट प्लेसेस में। देखो, ये 3 अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को मेंटेन किया जाता है एज पर आर्टिकल नंबर 266 सब आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया उसको मेंटेन किया जाता है एज पर दी आर्टिकल नंबर 267 सब आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड जो पब्लिक अकाउंट उसको मेंटेन किया जाता है एज पर द आर्टिकल नंबर 266 सब आर्टिकल नंबर 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर? देखो, जितना सारा टैक्सेशन वाला रेवेन्यू है वो सारा आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, चाहे डायरेक्ट टैक्सेशन रेवेन्यू चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेशन रेवेन्यू। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्सेशन रेवेन्यू है, तो इनकम टैक्स के केस में चाहे बेसिक टैक्स बोलो और चाहे सरचार्ज बोलो और चाहे सेस बोलो, सारा रेवेन्यू आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। क्लियर? सेस के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी किया है, एंड सरचार्ज के बारे में भी हम लोग डिटेल में स्टडी किया है। सेस के बारे में जो 2 पैराग्राफ्स प्रेजेंट किया गया है वो 2 पैराग्राफ्स को एक बार हम लोग स्टडी करेंगे। क्लियर? तो सेस के बारे में आप याद रखोगे कि सेस एक एडिशनल सरचार्ज है। सेस एक एडिशनल सरचार्ज है। देखो, सरचार्ज को इम्पोज किया जा रहा था बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में, एंड सेस को इम्पोज किया जा रहा है बेसिक टैक्स एंड सरचार्ज जोड़ के जो एग्रीगेट फिगर है वो एग्रीगेट फिगर के अगेंस्ट में। तो सेस को हम लोग कॉल करेंगे एडिशनल सरचार्ज। आ जाइए नेक्स्ट 2 पैराग्राफ को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा गया है द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एज इंक्रीज्ड बाय द यूनियन सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड टोटल इनकम ऑफ द एसएससी, तो एप्लीकेबल सरचार्ज को आप डिटरमाइन करो बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में। फिर बेसिक टैक्स एंड एप्लीकेबल सरचार्ज वो दोनों को जोड़ने के बाद जो एग्रीगेट फिगर होगा वो एग्रीगेट फिगर के अगेंस्ट में 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को अप्लाई करो। वही बात किया जा रहा है। The amount of income tax as increased by the union surcharge, if applicable, should be further increased by an additional surcharge called the health and education cess on income tax, calculated at the rate of 4% of such income tax and surcharge, if applicable. Health and education cess is leviable in case of all assesses, that is individuals, HUF, AOP, BY, firms, local authorities, cooperative societies, companies and AGP. हर एक केस में वो 4% रेट पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को अप्लाई किया जाएगा बेसिक टैक्स एंड एप्लीकेबल सरचार्ज इफ एनी जोड़ के जो एग्रीगेट फिगर होगा वो एग्रीगेट फिगर के अगेंस्ट में। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज लेविएबल टू फुलफिल द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड and finance quality health services and universalized quality basic education and secondary and higher education। तो सरचार्ज एंड सेस रिगार्डिंग इंटायर डिस्कशन हम लोग इसी स्टेज में एंड करता है। नेक्स्ट आप नीचे देखोगे बहुत सारा प्रैक्टिकल चैलेंजेस एंड उसके सॉल्यूशंस को ऑफर किया गया है, तो आप लोग लॉ को दिमाग में रखते हुए वो सारा प्रैक्टिकल चैलेंजेस का सॉल्यूशंस को स्टडी करोगे एंड इम्प्लीकेशंस को अंडरस्टैंड करोगे। क्लियर?